हम जमीन में हैंग, अगर हवा में हम हैंग कर गए ना तो जो इम्पैक्ट होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। एक ट्रॉमा होता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अब एक बार शरीर को झटका लगेगा और आप झेल करके वापस से ठीक हो जाएंगे। मगर अगर आप जमीन पे हिट किए तो वो फोर्स वापस आपके शरीर में आएगी, पैर से होते हुए पूरे शरीर में, जो आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। मतलब ये जो पट्टा है यहाँ पर और यहाँ पर वो 2 इंच से ज़्यादा है तो भी आप बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी बेल्ट का, चलो आप देखते होंगे जैसे आपके शर्ट का बटन काम करता है ना, सेम उसका काम है। उसका काम ये है कि उसके बेल्ट को उसके शेप में, उसके आकार में पकड़ के रखता है। इनकेस वो प्लास्टिक टूट गया है या अपनी जगह पर नहीं है तो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, जो छाती का पता चला आपने बेल्ट पहना था अपने आप को बचाने के लिए और वो बेल्ट तो आपको फांसी के फंदे में लटकाने के लिए खड़ी होगी। तो अगर वो प्लास्टिक टूटा हुआ है तो गलती से भी बेल्ट का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि एक्सीडेंट कब होगा। कोई जानता है क्या कब होगा, किसके साथ होगा, किस टाइम होगा? अगर ऐसा होता मेरे पास शक्ति में एक्सीडेंट होने ही नहीं देते, सिंपल सी बात है। तो भी आप बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक कपड़े के साथ में एक बहुत अच्छी चीज और बहुत खराब चीज भी है। अगर कपड़ा साबुत थोड़ा पूरा है उसको फाड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर आप देखते हैं नए थान में जब कपड़ा काटता है दुकानदार तो क्या करता है, साइड से कट मारता है, खींचता है, वो पूरा फटता चला जाता है। सेम वैसा ही हमारी बेल्ट के साथ भी है। तो कभी भी एक छोटा सा भी चांस नहीं है कि आप बचेंगे, क्योंकि आप 10-12 किलो के झटके पे जो चीज फट सकती हो 500 झटके पे क्या रुकेगी। उसके बाद अगर किसी वजह से कोई सिलाई खुल रही है बेल्ट में, होता है ना रगड़ करके या फिर 2-4 महीने से या 6 महीने से यूज हो रही थी तो कहीं से कट लग गया धागे में, तो अगर कोई सिलाई खुल रही है तो भी आप बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि मशीन की सिलाई का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि अगर कोई छोर खुल गया तो पूरा एक साथ खुलती है। जैसे आपने कभी ना कभी चीनी यूरिया का बोरा खोला होगा, क्या करते हैं साइड से काटते हैं, खींचते हो, पूरे धागे एक साथ निकलता है। तो वो दिक्कत बेल्ट के साथ भी रहती है। ऑल्दो हम लोग सेफ्टी के लिए पहले स्टिचिंग के बाद उसको डाई फ्राइंग करते हैं, उसके बाद हीट गन से प्रेस करते हैं, मगर फिर भी 1% चांस है तो उस चांस को आप कभी मत लीजिएगा। कारण क्या है कि वो 1% के चांस में हम लोग जान पे दांव नहीं खेल सकते, क्योंकि सारा एक्सरसाइज केवल इंसान की जान बचाने की है। हम भी यहाँ बैठे, चलो मानता हूं मैं, जो भी आपकी सैलरी हो पर डे की उसका 2 घंटा या 3 घंटा लिया जा रहा है, वो भी कॉस्ट टू द कंपनी है ना। अगर आप यहाँ पे नहीं होते, चाहे आप एक पेपर उठा के यहाँ से वहां कुछ काम होता ना उस पीरियड में, तो सारी एक्सरसाइज किस लिए हो रही है कि इंसान की जान ना जाए। ठीक है, तो अगर कोई धागा खुल रहा है तो आप बेल्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, बेल्ट को पहन लेने के बाद भी कुछ चेक करना होता है, किसी को पता है क्या? नहीं पता है तो आज सुनिए, याद रखिए, जो आपके वर्कर काम करने चढ़ रहे हैं या आप चढ़ रहे हैं उनसे ये चीज हमेशा इंश्योर करवाइएगा। दैट में लीड अप टू, आप ये समझ लीजिए कि 40% तक ना, ये 2 चीजें अगर आपने चेक कर ले तो आपके इंसिडेंट में जो चोट लगने का जो क्वांटम है ना उसको कम कर देगा। मतलब चोट तो लगती है मगर जो इंपैक्ट होगा चोट का ना उसको कम कर देगा। 2 ही चीज चेक करनी होती है हमेशा। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा मेजर चीज है, हमारा जब इंसान गिरता है ना तो सारा लोड कहाँ ट्रांसफर होता है पता है आपको? इंसान का फ्री फॉल हुआ तो बेल्ट सारा लोड कहां पर एब्जॉर्ब करती है, अंदाजा है किसी को? थाई पे। सारा लोड ट्रांसफॉर्म होकर के आपके इस स्ट्रैप पर आता है। इस स्ट्रैप को अगर वर्कर ने ढीला छोड़ा है तो बाय डिफॉल्ट होगा क्या, हमारी थाई ऐसे है, बेल्ट का पट्टा ऐसा आता है, अगर ये लूज है तो यहाँ एक बार 96 में हुआ था, अब डर गए, बच गए। अब डर गए इससे तो भाई साहब प्रॉब्लम क्या है ना, लगभग हम लोग हर टीम के मेंबर होते हैं ना, होने में बड़ा आफत है कि आप हर टीम के मेंबर हैं, अपने अपने कार्य स्थल पर कार्य करते हैं। आप कितना वॉकिंग यूज करते हो? आप कितने वॉकिंग यूज करते हो या करते हो या नहीं करते हो? वॉकिंग आप कितने यूज करते हो? मेरे टेबल पे 19 रखे होते हैं, कब कौन सा बजेगा और कहाँ दौड़ लगानी पड़ेगी भरोसा नहीं होता, इसलिए डर जाते हैं इससे हम लोग। एरिया वाइज रखे हैं। अगर ये पट्टे आपके ढीले रह गए तो बाय डिफॉल्ट जांघें ऐसी हैं, रुकने की जगह कहाँ पे है?
बीच में, और बीच में आपके टेस्टिकल्स हैं या अंडकोश कह लीजिए उन्हें। आज तक कोई भी इंसान इतना मजबूत भगवान ने बनाया नहीं कि वहां पे वो 500 किलो का झटका झेल सके। हम एवरेज 50 किलो आदमी पकड़ रहे हैं, 500 किलो झटका आपको लगता है कोई इंसान झेल सकता है? पिछले जो 37 फेटल इंसिडेंट है ना, 37 में से 29 लोग की जान केवल इस वजह से गई है कि ये स्ट्रैप्स लूज थे। क्योंकि अगर हल्का सा भी कोई ऐसे मार देगा ना तो सहने लायक नहीं होता। हर किसी को कभी ना कभी थोड़ी बहुत तो लगी, उसका पेन बेरेबल नहीं होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा बॉडी में ब्लड फ्लो कहीं पे ज्यादा होता है, नसों का कंसंट्रेशन या फिर फैलाव सबसे ज्यादा है तो वो वहीं पर है। तो अब इससे बचा कैसे जाए? प्रॉब्लम तुमको पता है कि ढीला रहेगा तो अंडकोश पे चोट लग सकती है, बचा कैसे जाए? ये 4 उंगलियां होती हैं, जैसे हम जीन्स में हाथ डालते हैं ना, जाता जरूर है मगर ना वो आराम से जाता है और ना वो फंस के जाता है। जैसे जीन्स में हाथ डालोगे जाएगा जरूर मगर थोड़ा फंस के जाता है। अब बाय डिफॉल्ट सबकी जांघें नीचे की तरफ पतली, ऊपर तरफ मोटी है, सबकी ऐसी होती है। अगर आपने यहाँ पे हल्का सा टाइट कर लिया है तो इन दैट केस क्या होगा, जब थोड़ा सा और ऊपर खींचेगा, थाई और मोटी हुई तो वहां पे और पकड़ेगा, और ऊपर के तुम्हें 2 से 3 इंच बाद एक ऐसी पोजीशन आएगी ना कि ऊपर खींचने के लिए उसको जगह नहीं बचेगी। तो दैट मीन्स कि किसी भी तरह से ये पट्टा यहां से खींच के यहां तक पहुंचेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे कहीं आकर या यहाँ पे कहीं आकर के रुक जाएगा। अगर ये यहाँ पे रुक गया तो आप रेस्ट एश्योर्ड रहे, आपका 60% फेटल इंजरी के चांसेस कम हो गए। ठीक है। दूसरा आपको चेक करना है हमेशा कि जो आपकी डीरिंग होती है ना पीछे वाली, उसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल डीरिंग। डॉर्सल बेसिकली आपकी गर्दन के नीचे एक हड्डी होती है, आप लोग अगर हाथ डाल के देखना चाहें, या आप यहाँ हाथ डालिए पीछे, राइट ओवेल भाई साहब। ये डॉर्सल जो होती है ना हमारी गर्दन की बेरिंग है, अगर इस पे इंपैक्ट आया जो 1 kN के आसपास भी है तो पूरी जिंदगी ना आपकी गर्दन जहां पर है वहीं पे लॉक हो जाएगी। अगर जैसे मान लो ये आपका फेस है और ये गर्दन है, आपको इधर देखना तो आपको ऐसे घूमना पड़ेगा, उधर देखने से अंकल लोग पहनते हैं, हमने देखा बड़े बड़े पट्टे से पहनते नारंगी रंग के, वो जनरली किसी और वजहों से भी होता है, मगर जो मेजर वजह होती है वो किसी तरह का झटका, धक्का या इंपैक्ट ही होता है जिसकी वजह से वो गर्दन घूमना बंद हो जाती है। तो बेसिकली करना क्या होता है, हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा वो पोजीशन है वो ऐसी जगह पर डीरिंग का पोजीशन होना, जब हम ऐसे हाथ डालें और ऐसे हाथ डालें तो पकड़ में आना चाहिए दोनों तरफ से। उसके 2 फायदे हैं। एक, जब आप स्ट्रक्चर से लड़ेंगे ना, अगर मान लीजिए ये आप हैं, ये आपका कमर का हिस्सा मान लो, यहां से वेस्ट है आपका, एक जो नॉर्मल इंसान है अगर ये 100 kg के हैं तो ये वेस्ट का जो लेवल है इससे नीचे ये 60 kg है, और इसके ऊपर ये 40 kg है। मतलब कि यहां से ऊपर का जो रेशियो है वो 40% ऑफ इंटायर बॉडी वेट होता है, और नीचे का जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो 60% ऑफ द बॉडी वेट होता है बाय डिफॉल्ट। जनरली 98% लोग ऐसे ही होते हैं, वो जो 2% होते हैं कुछ ज्यादा ही मोटे हो जाएं या कोई और मेडिकल इश्यूज हो उनको, वो लोग हो सकते हैं, मगर 98% टाइम जनरली लोग ऐसे ही होते हैं कि कमर के ऊपर का जो हिस्सा है वो 40% ऑफ द वेट होगा और कमर के नीचे 60% ऑफ द वेट होगा। अगर आपके डीरिंग पकड़ में आ रहा है हाथ के, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब आप गिरोगे ना तो ये हिस्सा भारी है, और जो हिस्सा भारी होता है पहले मूवमेंट वो हिस्सा करता है। मतलब जब आप गिर के लटकोगे और स्ट्रक्चर से लड़ोगे तो पहले आपका पैर लड़ेगा, अगर डीरिंग आपके हाथ के पकड़ में आ रहा है तो। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि पैर टूटने से आज तक कोई मारा है, किसी ने सुना है क्या? एनीवन? मर ही नहीं सकता, मगर सर की चोट खतरनाक होती है, हर कोई जानता है। इन केस अगर आपका डीरिंग आपके पकड़ में नहीं आ रहा है तो जब आप लटकोगे ना तो आपकी लटकने की पोजीशन ये होगी, ये आपका सर होगा, ये आपका पैर होगा, हाथ ऐसे होंगे, और ये यहां से आपका लाइफ लाइन लगा होगा। ये सिचुएशन हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। प्रॉब्लम क्या होगा कि जब यहां पर लोड होगा ना तो ये जो बैकबोन है ना और आपका ये डॉर्सल है,
सारा लोड यहां पर पड़ेगा, मतलब ऐसे झूलेंगे ना। और बैकबोन का इलाज आज भी पॉसिबल नहीं है, इस चीज को समझना पड़ेगा। हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क बीइंग अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीईज, हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क यही है कि इंसान की कमर की हड्डी या रीढ़ की हड्डी टूट जाए या L1 L2 हिल जाए। हम लोग इस रिस्क से लड़ने में लगे और पिछले 22 सालों में कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, क्योंकि एक बार रीढ़ की हड्डी हिली तो फिर आप बेड रिडन होंगे। बेड रिडन होना हमारे जैसे लोग जो रोज कुआं खोद के रोज पानी पीते हैं, दैट मीन्स कि सैलरीड एम्प्लॉयज जो भी हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। एक टाइम तक कंपनी सपोर्ट करेगी, आई डू एग्री, आपकी कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्टर एक टाइम तक सपोर्ट करेगा, मगर उसकी भी एक लिमिट होगी ना। और जो आपके डेली के काम थे, वो आपके फैमिली की वेलबींग, वो सब एट स्टेक आ जाती है। तो ये स्थिति में इंसान कभी भी नहीं झूलना चाहिए, इस चीज को याद रखेंगे। तो वर्कर से केवल ये इंश्योर करवाइए कि भाई साहब बेल्ट पहन लेना, चेक करो कि यहाँ पर इतना टाइट है, और ऐसे हाथ डालो तो डीरिंग पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि रेस्क्यू की बात हम तब कर पाएंगे जब हमारी इतनी सारी चीजें सही होंगी। अगर वो गिर के मर ही गया तो उतार के करेंगे क्या उसको? समझने वाली बात है। गिर के अगर मर ही गया तो उतार के करना क्या है उसका? कभी भी उतार लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी ये स्थिति ना बने। ये स्थिति हमारे लिए आइडियल है कि हमारा डीरिंग जब हम ऐसे हाथ डालते तो हमारे पकड़ में आ जाए, सबसे अच्छी स्थिति और तरीका यही है। असल में क्या होता है ना, हम लोग बेल्ट बनाए, बेल्ट बना के आगे दे दी, अपने डिस्ट्रीब्यूटर ने रिसेलर को दी, फिर उसने तीसरे को दी, चौथी को। आपके यहाँ बद्दी आते आते कम से कम 10-12 हाथों से गुजर चुकी होती है। तो यहाँ तो वो आदमी बैठा होता है जो ये कहता है सर कितने की बेल्ट लोगे? 600 की दूंगा। ठीक है 600 की, अब 550 की दे दोगे? ठीक है 550 की ले लो। उसने ना स्पेसिफिकेशन का पता, ना उसको यूज का पता, क्योंकि हम लोग कैलकाटा मैन्युफैक्चर करते हैं और कैलकाटा से यहाँ की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है। तो वहां से तो आगे कोई बताएगा नहीं ये चीजें। खैर, तो इसको ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये आप इंश्योर कराएं कि भैया एंकरिंग कंधे से ऊपर करो, डीरिंग पकड़ में आए, तो आपका जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर तो है फिर भी है, क्योंकि पीपीज अगर आप पहन रहे हैं तो रिस्क अपने आप में है। अगर हम देखें तो पीपी सेफ्टी में सबसे नीचे आती है। किसी को हायरार्की, खैर हायरार्की चलो सुन ही लो, बुराई क्या है। सर टाइम देखना 12:30 होगा, 1:30 तो नहीं बजे? नहीं भी है टाइम। ऐसी होती है हायरार्की। सबसे ऊपर आता है एलिमिनेशन, मतलब कि जो रिस्क है या जिस काम को हमको करने में रिस्क आ रहा है उस प्रोसेस को ही चेंज कर दो। कैसे समझाऊं आपको? पहले था लंबे वाले जो पोल लगते थे, उसके लिए क्रेन लगा के आदमी ऊपर चढ़ता था और वो जाकर के बल्ब वहां पे ठीक करता था। अब क्या किया है, तार के सहारे हैंडल घुमाता, वो पूरा नीचे आ जाता है, आदमी वहीं पे बल्ब चेंज करता, वापस से उसको ऊपर चढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा, नहीं देखा? तो लंबे लंबे लाइट पोस्ट होते हैं ना, जिसके ऐसे सर्कुलर वो बल्ब लगे रहते हैं, जिसमें पहले का तो क्रेन से आदमी ऊपर चढ़ता था। यहाँ पे भी अभी ऐसी बदल जाएगा यहाँ पे भाई साहब, बद्दी थोड़ा आते आते लेट हो जाता है ना, पहाड़ों में चढ़ने में दिक्कत लगती है सरकार को। नहीं हो गए सर जी, वो पिछले 8 साल से चेंज हो रहे हैं, थोड़ा सरकारी महकमा ढीला ही है सर आपके हिमाचल में। खैर, तो ऐसा कोई प्रोसेस आप अपने डे टू डे वर्किंग में इनकॉर्पोरेट कर लें कि जो आपका रिस्क है वो रिस्क ही खत्म हो जाए। जैसे मान लो कि इधर से उधर जाने पे आदमी के फिसलने का खतरा है, तो या तो उस रास्ते को बदल दो या उस खतरे को वहां से हटा दो, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि उस प्रोसेस को किसी ऐसे प्रोसेस से सब्स्टिट्यूट कर दो कि जो आपका खतरा है वो कम हो जाए। उसके बाद होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। जैसे आप मान लो कोई रास्ता है, यहां से जाने पर आपको लगता है कि खतरा हो सकता है, तो इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या करोगे? बैरिकेड लगा दोगे या दरवाजा ही बंद कर दोगे। ठीक है, इसी हो गया।
और लास्ट में इसके बाद होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। मतलब कि आप ऐसा आदमी ही हायर करो या ऐसा इंसान ही हायर करो जो उस खतरे से लड़ने के लिए या उस खतरे से बचने के लिए ट्रेंड हो। अगर ये चारों फेल होते हैं ना, तब बात आती है, मतलब कि सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, जूता, मास्क जो भी आप पहनते हो, कंपनी सबसे पहले इन चारों में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि ये सबके लिए होते हैं। मतलब कि अगर मान लो जैसे इस गेट को मैंने परमानेंटली बंद कर दिया तो सबके लिए बंद हो, या फिर इस गेट को यहां से हटा ही दो, सबके लिए हटा दिया। मगर अगर उसके बाद भी इस गेट में जाना पड़ रहा है, मतलब कि ये चारों जो प्रोसीजर्स है वो फेल हो गए और अब आप पीपीज पे डिपेंडेंट हैं। पीपीज आर द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसके आगे पीछे से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हो गई जनरल बेसिक। अब बात करते हैं हम लोग रेस्क्यू की। देखिए रेस्क्यू बेसिकली दो टाइप का होता है। सिंगल या फिर वन पर्सन डिसेंट कह लो उसको। देखिए बेसिकली क्या होता है, कोई आदमी लटका हुआ है, आप गए, जैसा आपका किट है आपके पास जो अभी वॉलीबॉल सिस्टम को कहते हैं, आप गए, आपने साथ में बंदे को अटैच किया, उठाया, पैर अपने वजन से उसको दबा करके उठाया, क्योंकि 1:4 का रेशियो मिलता है आपको पुली के सहारे, तो जो उसका एक्चुअल वजन है उसका बाई 4 आपको ताकत लगानी पड़ती है। एक बार आपने उसको ऊपर उठा लिया, प्रॉब्लम फिर भी वहीं पे ये है कि आपको उसको रिलीज करने के लिए ऊपर तो जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका आदमी लटका है, आपने किट बांध के रखा है, या तो आप उसको जमीन से ही उसके सहारे चढ़ाएं, जो आपका सिस्टम वो यही कहता है, तो कुछ दो पुली लगी होती है, एक ऊपर सिंगल पुली लगी होती है, नीचे डबल पुली लगी होती है, और एक आपकी बाई रोप जाती है इसमें से ऐसे घूम के, और ये यहाँ से फिर ऐसे घूम के यहाँ नीचे वाले एंकर पॉइंट पे आती है। ऐसा सिस्टम है आपका। ऑलमोस्ट उतना अच्छा मैं ड्राइंग नहीं कर पाता, खैर। तो बेसिकली या तो हम उसको जमीन से ही इस तरीके से ऊपर भेजें, जो किट में लगा हो तो आप नीचे से उसको ऑपरेट कर पाएंगे, और दूसरा रास्ता ये है कि पहले आप ऊपर जाएं, उसको अपने साथ जोड़ें किट के साथ, और उसको लेकर के फिर नीचे उतारें, या साथ में लेके भी आप उतर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना टाइम बीता है। अब ऐसा मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका लगा हुआ था, आपका आदमी यहाँ पर फंसा करके तो यहाँ पर लटका हुआ है, अगर आपने उसको नीचे से किट में लगा के भेजा है तब तो आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मगर अगर एक से ज्यादा आदमी गए हैं तब आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है कि जिस सिस्टम जिस पे इनका लोड है, मतलब ये जो रोप है, इससे लोड को ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने किट पर। तो कैसे करेंगे, किट आपका यहाँ लगाया आपने, यहाँ डीरिंग में या फिर जहां भी आप जोड़ सके जोड़ा, इसको हल्का सा ऊपर खींचेंगे करीबन 1 फीट के आसपास। 1 फीट उठाने का मतलब कि जो रस्सी इस पे का लोड था वो लोड उस रस्सी से हट के आपके किट पर आ जाए। उसके बाद जो फॉरेस्ट सिस्टम यहाँ से डिटैच किया जाए, खोला जाएगा, और फिर यहाँ से जो आपका किट है, जो यहाँ पे आपका रेस्क्यूअर खड़ा है, वो उसको धीरे धीरे गाइड करके नीचे लेकर के जाए। ध्यान आपको अपने सिस्टम में ये रखना पड़ेगा कि जो पुल्ली के साथ में बाई रोप चलती है ना 3, वो कहीं भी ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए, आपस में मुड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार वो मुड़ गई आपस में तो वो ना डिसेंड करने देगी ना वो असेंड करने देगी। हमारे पास जो किट होता है, जो प्रैक्टिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें सारा तामझाम नहीं होता। वो सिंपल एक किट होता है जिसमें एक ही रोप होती है, जहां भी आदमी लटका है हमने उसके रोप में एक रोप ग्रैब डाला, यहाँ पे ये आदमी लटका हुआ है अगर, बस
यहाँ पे उसके रोप में रोप पे डालेंगे, यहाँ से अपना किट फंसाया, हल्का ऊपर खींचा, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। अब दोनों करके देख लीजिएगा, इस्तेमाल आपको जो अच्छा लगे। कि जहां हमारे आगे लटका है ना, उसके सर के ऊपर अगर जगह है तो ठीक, नहीं तो जहां से लटका है ठीक उस जगह पे स्किट को फ्लेक्सिबल स्लिंग के सारे लगा दिया जाता है। फिर ये है आपका, अगर उसका बैक गिरिंग छुपा रहा है, ये जो यहाँ पे डीलिंग होता है, अगर वो छुपा रहा है सीधा उसमें इसको हम बैक गिरिंग में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके सहारे अब आपके में 1:4 का रेशियो है और हमारे इस गियर में 1:10 का रेशियो, मतलब अगर वो 80 किलो के है तो मुझे 8 किलो की ताकत लगेगी, 50 किलो के है तो 5 किलो की ताकत लगेगी। हल्का सा उठाया, उठाने के बाद में ये जो बाई रोप होती है ना, इसको यहाँ पे डालिए और हल्के से ये जो बटन होता है यहाँ पे गियर खींच लगेगा, आगे 0.5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से नीचे डिसेंड कर जाएगा। बस आपको ऊपर खड़े होकर ध्यान ये देना है कि वो कहीं जाके लड़े नहीं, कहीं जाके फंसे नहीं। इसमें फेलियर हो सकता है कोई? हाँ, जो आप गलत करते ना ना, अभी मशीन भी चल रही है, तो डायरेक्ट नीचे आ गया बंदा, तो फेलियर आ गया, कभी भी नहीं। गियर फेल होगा तो फ्रिक्शन तो फेल नहीं होता। कितने की स्पीड से है? 0.5 मेरे को चाहिए सर, मेरे पे डिपेंड करता है। मैं 0.2 से 1.5 मीटर पर सेकंड तक स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ। और जो बात आप कह रहे हैं फेलियर की सर, ये इसका न्यूट्रल है सर, ये आप पूछो, हो रहा है नहीं हो रहा ना। हम यहाँ से पकड़ते हैं, अगर ये फेल भी होगा तो असेंड नहीं होगा सर। इन केस चांसेस है कि अगर गियर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो असेंड नहीं कराएगा, मगर दैट डजंट मींस कि वो डिसेंड नहीं कराएगा। डिसेंड फिर भी होगा कि आपका बॉडी वेट है, ग्रेविटी है। सारा हमारा जो एक किट है ये ग्रेविटी ड्रिवन है और आपका फ्रिक्शन ड्रिवन किट है। सर आपकी किट अगर मेरे को 200 मीटर का रेस्क्यू करना हो ना, काम नहीं कर सकते। 200 मीटर छोड़ दीजिए, अगर 50 मीटर का भी करना पड़ गया ना, नहीं कर सकते। आपकी हाइट छोटी, इसीलिए मैं उसमें भी कमेंट नहीं करूंगा। मुझको देखना पड़ेगा क्या कंडीशन में है वो किट। आप कह रहे यूज ही नहीं हुई, चल जाएंगे, क्योंकि सर आपको 20 मीटर ही करना है, मगर जैसे पर लेंथ बढ़ेगी ना सर, जैसे मान लो आपको 100 मीटर का रेस्क्यू करना है, आपको 400 मीटर रस्सी चाहिए, समझ लो कितना बड़ा बोरा उसको लेके पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना या कहीं लेकर के शिफ्ट करना, कितना बड़ा इशू है। अब इसमें सर जितनी आपकी रोप है, 200 मीटर है तो आप 200 मीटर आदमी उतार सकते हो, क्योंकि सिंगल रोप का ऑपरेशन है कि यहीं से आर पार आ जाए, यहाँ जाके आप घूमकर वापस आता है। जो भी आपका फ्रिक्शन और जो गेयर है वो ये दो काम मतलब फेल कब होता है, इससे बहुत रेगुलर बस। रेस्क्यू किट्स आर नॉट मेंट फॉर कि आप रोज के रोज इसको रगड़ते हैं। रेस्क्यू किट्स साल 6 महीने में कभी कोई इमरजेंसी आई तो यूज होते हैं, और फिर भी एक बार यूज के बाद इनको सर्विस होना चाहिए। उनके ब्रेक ड्रम्स, गियर्स, ऑयलिंग, ग्रीसिंग सब कुछ होता है। आप ऐसा नहीं कि सर किसी ने आपको किट बेच दिया वो भूल गया, उद्योगी तो खैर नहीं भूलती, जो और लोग हो कैसे काम करते हैं डोंट नो। सर देखो हर आप कंपनी काम करने का तरीका है। जैसे आपके यहाँ आपने कोई प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेचा, आपने फीडबैक लिया होगा, एक फीडबैक सिस्टम है आपके, व्हाट फीडबैक यू आर गेटिंग फ्रॉम द मार्केट। उसके अलावा सबसे जो प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है वो कंपेयर रिलेशन है। आपने मुझे शिकायत की कि सर मेरा ये किट आज यूज हो गया, मेरे को कुछ दिक्कत लग रही है, तो सारा कुछ छोड़ के सबसे पहले फीडबैक उसको अटेंड करना हमारी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि सर हम जो भी सामान बेच रहे हैं ना, दोज आर ऑल लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, तो उसमें हम लोग रिस्क नहीं। आपके यहाँ सर आप डिले कर सकते, क्यों कर सकते हो कि आपका मार्केट साइज बहुत बड़ा है, आपका जो प्रोडक्ट है डोर टू डोर सेल होता है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपने खुद का प्रोडक्ट यूज करते हो,
करते हैं, कंडीशनर्स हैं, आपके कलर्स हैं, करते हैं। मगर हमारा प्रोडक्ट लिमिटेड जगह पे जाता है, इंस्टॉल एरिया में जाता है, जहां पर उस एक किट के सहारे 500 लोग 600 लोग होते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम एक आरटी की कंप्लेंट ठीक है हम आपको अटेंड करते हैं या कुछ पॉसिबल। और आपकी उसके लिए बता दूं कि पिछले 89 सालों में सब इस किट का एक भी जगह से फेलियर नहीं हुआ। ये किट वन इनिशियल डिजाइन फॉर वेस्टास एक विंड टरबाइन कंपनी है जिसकी मिनिमम हाइट 200 मीटर होती है और इस किट की भी मैक्स हाइट 200 मीटर, मैक्स है 200 मीटर ही आती है और 200 मीटर इससे भी छोटे बैग में आते हैं। ये बैग है ना थोड़ा सा बड़ा है तो इसका जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तो आज तक 9 सालों में कभी रिपोर्ट नहीं हुई है कि हम इंडिया प्रोडक्ट नहीं है, ये जर्मनी से इंपोर्ट होता है। और जर्मन्स के बात में एक चीज बहुत ही फेमस है, उनकी मशीन बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव, कॉस्टली तो होती है ऑब्वियस है मगर वो बहुत सेफ भी मिलती तो बहुत आजकल जनरली सब जगह तो देखो इसीलिए ना सर जर्मनी वाले इसलिए वो क्या करते हैं बताओ, वो प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसको उन्होंने अपना सेल्समैन बनाया उसी को अपना टेक्नीशियन बना करके छोड़ देते ताकि उनको जर्मनी से चीज को ऑपरेट ना करना पड़े। जर्मनी से किसी को बुलाने जाओगे तो बोलेगा तो 4 लाख की फ्लाइट देंगे इस क्लास की, फिर वहां से होटल दे और यहाँ पे ये करवा तो दिया लाख में आके डीजल तो कर रहे हैं हम केस भाई फेस ही करते हैं जी। जर्मन का प्रोडक्ट हमारे पास मशीन है, हम उसे भी फेस करते हैं तो वे प्रॉफिट है सर। अगर बीच में कोई लोकल मेडिकल नहीं दिक्कत आयु पहले हमारे साथ भी होता, पहले हमने बहुत झेला है, फिर हमारे 12 इंजीनियर्स ने भेजे वहां साल 1.5 साल रह के आए, सीख के आए, करीबन हमारा 70-70 करोड़ का खर्चा हुआ, तब जाके आज हम स्थिति में खड़े हैं कि कोई सी मशीन दे खोल खाल के ठीक करके दे। एक तो वो इतने खतरनाक है स्पेयर नहीं बेचते, जर्मनी वालों एक बड़ी दिक्कत है स्पेयर बेचते ही नहीं। आप कितना भी लड़ लो उनसे स्पेयर नहीं बेचेंगे, तो स्पेयर तब बेचेंगे आपको जब आपके पास सर्टिफाइड टेक्नीशियन होगा तभी आपको स्पेयर। ये उनका अपना काम करने का तरीका है। ऐसे आप लॉरियल हैं, आप अपने किसी कलर का फॉर्मुलेशन में आपसे मांगो ये इंग्रेडिएंट मांगा दोगे, फॉर्मुलेशन तो भूल ही जाओ, इंग्रेडिएंट क्या क्या है वो बता दो क्या, नोबडी टेल्स। सबका मटेरियल सीक्रेट होता है, उनका भी है। ऐसा नहीं इस मशीन में बहुत कुछ हम डेवलप नहीं कर सकते मगर इन केस अगर फेलियर हुआ तो आपकी जान जाएगी, तो आपका कर सकता। तो भैया वो देते ही ऐसा है कि उन्हीं का ग्रीस, उन्हीं का ऑयल, उन्हीं का ब्रेड ड्रम, सब कुछ उन्हीं का होगा, कोई सर्टिफाइड अगर सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड प्रोडक्ट 1.5 लाख आपके बीच में खरीदो, बहुत सिंपल कोई नहीं। अच्छा इस एरिया में जरूरत है क्या इसकी? क्या नाम है सर आपका? रजनीश। ये जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये डाल के रखिए सर वो आपका है तो ये हमारा है सर, हम आपका बड़ा बिंदा नहीं करेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो कपड़ा है ये थोड़ा सा अलग है, जब जितने 5-6 लोग पहन के खड़े हो ना उससे ज़्यादा महंगा ही होगा ये। इस कपड़े का फ़ायदा क्या होता है, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज जनरेट नहीं करता। ये तो अपने प्लांट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक उसका चला हुआ है आजकल, स्टैटिक चार्ज का। कहने के लिए बहुत आम चीज़ है वो, ये कैसे काम करेगा करेंगे स्टैटिक चार्ज। ये इतना ये धोती है पहन के क्या भी ऐसी बनेगा। सर को बोलो भैया, भाई साहब फोन तो कर लो। कितने का सस्ता ही है तो मेरे बेटे की मेहरबानी है। वो रात में वो देख रहा था वो यूट्यूब, उसका कुछ चल रहा होगा मासा एंड द बियर, वो अला रुक गया, उसने लाके गुस्से में जाके बाथरूम में फ़ोन डाल दिया। बाल्टी में रात भर मेरा आईफोन सोता रहा, सुबह उठे तो भैया हर तरफ से पानी भरा हुआ था उसको। हॉस्पिटल जाने लायक भी नहीं था। तो कोई दिक्कत नहीं, दे आया हूँ, नया आ जाएगा परसों। असल में आ तो वो गया था ना, उसका डेटा रिकवरी वगैरह करने में टाइम लगता है।
चढ़ना है कि चढ़ना है? मेरे को दिखेगा, मेरे को हमेशा ऊपर ही देखते रहना। अगर मैं ऐसे नीचे गिरता हूँ तो इसमें कोई तो उसमें भी लगेगी सर। बचेगा? नहीं बचता, कहने की बात है बचता है। अगर मैं ऐसे ऊपर देखता हूँ पर देखो फिर आपको समझ में आएगा। ये ठीक एक दूसरे पाइप पे, एक दूसरे पाइप पे, क्या समझे नहीं देर? एक दूसरे पार्ट पे चढ़ जाओ। ऐसे ये सब बिहेवियर की बातें हैं। अब कितना भी सिखा दो ना केकड़ को, हमारे यहाँ एक ना यादव जी थे, तो रात को तो हम जैमर लगाने गए थे। तम्बाकू पकड़ लिया उसने, बोला भाई साहब अगर तम्बाकू नहीं होगा ना आज काम नहीं होगा। सीधी से चढ़ जा, तम्बाकू हर जगह अलाउड है। मैं आपके लॉरियल में नहीं लड़ू कि ऐसा फॉल हुआ ना, एक लाइन रोकेगा नहीं, ये अच्छे समझ लीजिए। ये उसने नहीं है उसकी लोड ले ले, हमसे टाइट मार दोगे तो टाइट मार दोगे तो बेटा मार करता है ना। दिक्कत मत स्प्रिंग इस क्लास में सबसे टाइट मारोगे तो ये चीज में अच्छा लॉक ये बैंड होने लगता है। ये भी पूरा टाइट नहीं और अगर 6 मीटर से ऊंचा वाला है तो क्रॉस बेसिक टाइप है which we could do ऐसे ये होता है वहां ऐसा यहाँ से कुछ पाइप में, यहाँ से इस पाइप में, यहाँ से इस पाइप में, यहाँ से इस पाइप में, ताकि जो लोड होता है ना ऊपर ये पूरी डिस्ट्रीब्यूट है। ये समस्या क्या है? वन इज टू का रेशियो एक चीज ऊपर चार मीटर बेस वो यहाँ पे पॉसिबल तो ऊपर जाकर नीचे तो जरा सपोर्ट नहीं है, ऊपर जाकर सपोर्ट का जरूरी भाड़ा ऊपर शेक करते हैं और उस समय पूरा खींच लो। दोनों में तो मार करके मार पूरा पाइप को लेकर के इसको क्रॉस ले ले क्रॉस पूरा पाइप को वर्टिकल और वर्टिकल दोनों और एक आगे पर घुमा लूंगा ना उसको और पाव ऊंचाई तो रखना है भाई और घुमा लो फसाओ नहीं मान लो ना उसको ऐसे लपेट रहे हो ऊपर आ जो है ना पाइप को लपेट दो और लपेटो इस बार एक बार और लपेट के ज्यादा बारह को कर ले। हाँ हाँ चलेगा चलेगा ले आओ सर ले आओ चलेगा ले आओ सर बता दो उसका मुंह बता दो दोनों में खुला हुआ भाई खुला हुआ टाइट कर दो। हाँ आप आ जाओ निकल जाओ ये लो, हो गया जी। ये आपने भरना है और ये रेस्क्यू कर दो आप इस हिसाब से जैसे आप करेंगे वैसे। पढ़ाई पूरी कर लो। हैं? बैठो आप नीचे नीचे बैठ जाओ बस घुटने के बल हाँ बस ये तो मान लीजिए संभव ये किसी वजह से ये काम कर रहे थे और इन्होंने यहाँ लगा रखा था अज्यूम कर लेते हैं अब ये सस्पेंडेड है
तो कोई भी एक आदमी जाकर के नीचे से जो रेस्क्यूअर है उनके बैक डीलिंग में इस डिवाइस को अटैच करेगा और इसके सहारे फिर टाइट कर दो। ये किया था। ये हाँ। यही तो समस्या है। रुको, अगर आप बात पूरी करोगे फिर बात पूरी करेंगे। फिर उठा जा देखो भाई, ये तो घटिया माल खरीद रखा है, उसके चक्कर में ये सारा लफड़ा होता है। रेस्क्यू में कभी भी कैराबिनर यूज नहीं होता, आपको पता है ये चीज? बैठो भाई, इसको टाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास साहब कि हम बैठ करके आपका वो करते रहेंगे। नहीं लगनी भाई साहब। देखो, अगर हम इनको यहाँ से छोड़ते हैं ना और झटका लगेगा तो ये किट लॉक करती है, मगर अगर नॉर्मल छोड़ोगे तो ये जाता रहेगा नीचे को। अगर मान लो कभी ये कर लिया, ये लॉक हो गए, और छोड़ेगा धीरे धीरे, या इनको यार झटके से छोड़ दो, अगर फालतू में झटका लगेगा ये तो ये जाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपकी ये रोप छूट गई तो फिर आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसीलिए जैमर चाहिए होता है, हैंड जैमर। अगर मान लो यहाँ से छूटा तो हैंड जैमर जाके वहाँ पे अटक जाएगा। नहीं तो अभी नहीं अटकेगा। देखो, पकड़ो, बैठ नीचे को, बैठ बैठ भाई, वजन डालो। देखो, ये करना लॉक कर रहा है, मगर तुम नीचे उतर, तुमको इस किट से उतारूं पहले, तब मेरे को समझ में आया ना। भारी सा बंदा ही दिया है, कोई थोड़ा ढंग का वजन दे देते यार। हाँ हो रहा है लोग। होगा लोग, वही उसको झटका नहीं दे सकते ना भाई। हाँ वो मैं समझ गया, पता मैं चला- वही कंफर्म पता करना चला एक था। आध गोटी इधर दाएं बाएं हो गई तो फिर भाई गालियां दे। वही कंफर्म करना था, अभी मैं आपसे तो पूछा था। अगर ये 0.8 मीटर से तेज होगा, रोलिंग सिस्टम ये कहता है अगर 0.8 मीटर से ज़्यादा स्पीड हो रही है तो वो लॉक होगा। लॉक कर दे। ठीक है। इधर अब आप एक काम करो, मैं बैठता हूँ, आप उठाओ। बस वो पहना ना, उठाओ, खींचो। सर ये आपका पकड़, नहीं तो ये कभी सही हो जाए। ये ऐसा देखना पीछे रेलिंग भी है। आपने छोड़ा वैसे ही लॉक हो गया ना। हाँ तब नहीं होगा। झटके ये है आपका सीट। ऊपर जाओगे पड़ेंगे, ज्यादा पड़ेंगे। जहाँ काम हो रहा है वहाँ जैसे ये अभी बांधा होता है। फ्लेक्सिबल सीट रहती है ना, आप कहीं भी बांध सकते हैं, रिसाइकल रहेगा, आपको टाइम जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। थोड़ी खांसी की थी तो गांठ में वापस में ट्विस्ट होती है।
बेल्ट पहन सकते हैं क्या? कोई भी एक बेल्ट पहनो। अब आप एक ही आपके जो बिजनेस है ये अगर ना नहीं। 2-4 बार ऐसे अगर घूम जाए, ये ऐसा हो जाए तो फिर ये चलना हो जाएगा बंद। हाइट कम है तो पता नहीं चलेगा, मतलब हाइट ज्यादा हो तो तब आपका सब कुछ आया है। वेल्डिंग की टेस्टिंग हुई है, उसका लीफ लाइनिंग की टेस्टिंग हुई है, पोरोसिटी टेस्ट हुआ है। इतनी सारी बातें आ जाएंगी तो फिर वो उससे बढ़ जाएगा पाइप पे मान देंगे काफी। पाइप का गैप नहीं है, पूरी पाइप नहीं, पूरी पाइप एक प्लेट से एक प्लेट आती है, प्लेट यहाँ पे ठंडी है इसके साथ। देखो सर, आप इसको यूज कर सकते हो, ये भी ना, इसको आप यूज कर सकते हो, मगर जो पाइप है आप उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉक नहीं है, कहीं से भी ब्रेक दबा सकते हो। उसी तरह से ये क्या है, बेल्टेड तो आप यहाँ पे एक होल्ड दूसरे से पैर में लगाओ। वो आइडियल सिचुएशन होती है तब लगाना होता है, यहाँ नीचे तो बंद सकल बताओ प्लीज पे शुरू करना लगती है तो कोई दिक्कत नहीं, लगूंगा नहीं है अगर फिर भी ऐसा मान लीजिए हैंग कर रहे हैं या नीचे है तो जिस रोप से हैंग कर रहे हैं उस रोप में रोप रैप डालेंगे। एक बहुत ऊपर खींचेंगे जिससे इसकी जो रोप है ना वो पहले लूज हो जाए। ये रोप लूज हो गई, ये रोप को खोल करके वापस इसमें इंगेज कर दिया जाता है और यहाँ पे छोड़ेंगे रोप का वेट उसके हिसाब से वापस जमीन में। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, अगर बात करें तो अलग है वो चीज ये है कि भाई इसका ऑपरेशन सिंगल रोप पे है और उसका 3 रोप पे 3:1 है। एक बार दोबारा हमारा इसमें हैंडल नहीं है, आगे जो हैंडल नहीं है, हैंडल है वो यूज कर सकते हैं। हैंडल दूसरी चीज के लिए बताऊंगा मैं क्या है। पहले वापस सेट कराने के लिए कुछ करना, बेसिकली फर्क दोनों में क्या है कि एक में गियर यूज हो रहे हैं और एक में पुली यूज हो रही है। अच्छा, अनलॉक करने के लिए आपने वो वहाँ पे जो स्विच है वो दिवाया एक पेज पे। वो भी नीचे दिखा दूंगा। इसको बोलते हैं वर्क पोजीशन। ये कमर पे 2 रीडिंग होते हैं, इसको कहीं भी
अगर हमको यूज करना है, हमको दोनों हाथ फ्री करके काम करना है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा मोटा मेंटेनेंस आया है, सस्पेंड होकर तो काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये कर लिया, अपने दोनों हाथ फ्री है। अगर इसके साथ हमेशा लाइफलाइन यूज हो, ये अकेला कभी यूज नहीं होता है। वर्क पोजीशन इज नॉट अ फॉल्ट ऑन द सिस्टम, ये केवल आपको वर्क के लिए पोजीशन देगा। अगर इस पे आप गिरेंगे सारा बने कवर पे जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। इसके साथ हमेशा आपकी डबल लेंथ में यूज होती है। अगर आपकी हाइट 4 मीटर के ऊपर है, 4 मीटर के नीचे आप सिंगल स्पीड भी काम कर सकते हैं। ये रोप कटर जो भाई साहब का सवाल था, अगर फेल हो गया, मेरा असिस्ट नहीं करा रहा डिवाइस, उससे मैं ये तो नहीं कर सकता ना भाई मैं रेस्क्यू कर पूरा डिवाइस असिस्ट करा फंसाएंगे, रोप को काट देंगे या भी बंदा तो बचेगा ही। बंदा कैसे ना ऐसा नहीं करते। क्या करते बेसिकली ऐसे ये रोप मैंने खोली ना उसको असेंड करा के, वो रोप खोलूंगा नहीं, ये फंसा क्या सीधा ऊपर से यहाँ से रोप कट कर दूं। तो रोप कट करने में बहुत कम तक खराब रोप पड़ी है क्या? नहीं सब पड़ी कोई दैट मींस कुछ नहीं है। सी वायर देखो सर क्या है सबसे बड़ी चीज फ्रिक्शन, तो बहुत बुरी चीज है। इतना मोटा सोल होता है सीधे का नहीं बनता। जब भी कोई चीज टेंशन में है ना, आप रगड़ोगे तो फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट जनरेट होगी। प्लास्टिक का क्या है, कोई सामान रेस्क्यू को लेकर के देखिए रेस्क्यू किट्स का ये पर लेकर बोलो नीचे बोल रहे हो, ये दोनों ये नहीं घूमते हैं ना, ये बाहर दिखते हैं। तो बाहर व्हील घूम रहा है ना, वो व्हील आपको हिट कर सकता है, मतलब पिंच नहीं कर सकता। लेकिन शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर व्हील है। अगर हम ऐसा करने लगे और जल्दबाजी में देखने के लिए मैंने पकड़ के सपोर्ट या हाथ दब दिया मेरा तो हो गया रेस्ट, जो लड़का हो वो भी जाएगा साथ में। और किसी पर कोई शंका संदेह तो उसको भी घुमा दे। ये जो कभी नहीं होता। कहाँ से लाओ तो मैं जैसे यही है अपना पत्नी, ये इसके टच में आ गई, कैसे आ जाएगी जब बताओ। फिर आप रेस्क्यूअर किस लिए हो सर? अगर यहाँ पे पैनिक कंडीशन होती है ना, तो कई बार बंदे को सर मैं वही चीज कह रहा हूँ, यहाँ पे लटकाने की बजाय आप फिर से इस बात को समझिए सर। आप फॉर्मुलेशन करते हुए आकर के रेस्क्यू नहीं कर सकते। आप समझिए, अगर आप रेस्क्यूअर हैं तो आप उस पर्टिकुलर टाइप के लिए आप केवल रेस्क्यूअर ही रह सकते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप सोचोगे आप सेफ्टी वाले आके आपका रेस्क्यू कर लेंगे तो होलिया रेस्क्यू, जब तक आप खबर पहुंचाओगे वो यहाँ तक आएंगे कपड़े पहन के, तो तब तक यहाँ आप होगा कोई एक कंडीशन है कि वो जो घूम रहा है उसके साथ से सांप सर सांप पे कुछ लपट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग बिना गिरी के भी कर लेते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि द कंडीशन क्या है। ये घंटे में घूमता है ये सर, जब इसमें 1.5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगी तो ब्लॉक और वो एकदम से आया और वो उसका मतलब जो डिस्टेंस नहीं मेंटेन पाया तो हिट हो जाएगा इसमें। सब सबने हिट होगा। नहीं इसमें तो सडनली लो हो जा रहा है ना, इसमें ये स्पीड ले रहा है। आप एक बार समझिए सर, स्पीड को मैंने आपको क्या बोला, इस पे स्पीड एक यूनिफॉर्म है। इस पे मैं 0.2 से 1.5 तक वेरी करा सकता हूँ, इसमें डिपेंडिंग अपॉन कि मैं कितना फ्रिक्शन यूज करता हूँ। देख रहे हैं एक तरफ ही नहीं, दोनों तरफ हॉर्न दिख रहा है। और एक चीज आप और सबसे है, पहले अपने सुन ले, दो तरफ हॉर्न दिख रहे हैं आपको, दो तरह से सिंगे से निकले हैं, तो बीच में एक गाइड दिख रही है रोप की। अगर मेरे को दो बंदे भेजने एक साथ ना, तो मैं दोनों हॉर्न और वो गाइड यूज करूंगा। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रिक्शन का क्वांटम इंक्रीज कर रहा हूँ। मेरे को जितना कंट्रोल में रखना है उतना मेरे हाथ में। छूट भी गया तो क्लियर पाथ देखना हमारी जिम्मेदारी। हम लोग कैसे करते हैं रेस्क्यू, ऊपर पहुंचे किट लगाया, हम बैग पहले नीचे फेंकते हैं। अच्छा ये जो बैग होता है ना, इसका अलग बैग होता है, पैकिंग कपड़े का बैग होता है, सीधा बैग को नीचे फेंकते हैं। अगर कहीं वो लड़के गया तो फिर हम उसके लिए तैयार होंगे कि कहाँ पर लड़ रहा है, और अगर नहीं लड़के गया तो फिर फ्री फॉल है भैया, सीधे सीधे उतार दो। हर तरीका सर अलग होता है, वही कह रहा हूँ रेस्क्यू बहुत ही स्पेशलाइज्ड जॉब है सर। हम लोग सोचे कि आप सुपरवाइजरी करो और आप जाके रेस्क्यू करो। सर एक था जैसे इसमें तो हम जितना चाहे उतना यूज करके अब लॉक हो जाता है, लॉक
उस पे ये किया लॉक करो, ये इसका लॉक होता है। तो हम एक बार कंडीशन ये है कि हम अपनी मर्जी से उसको घुमा के नहीं क्या ऐसे नहीं कर सकते हैं? ऐसे किया है क्योंकि कई बार हम देखो ना ऊपर से नीचे दिखता नहीं आपका क्लियर है नहीं। सर। आपकी कंडीशन में दिखेगा सर, 25 मीटर का तो विजन होता ही है। एक नॉर्मल इंसान अपनी आई से सर 87 मीटर तक देख कई सकता है। बार ऐसे होता है कि लाइट चली गई, बंदा रेस्क्यू कर रहा है उस टाइम पे लाइट सर जब तक लक्स मीटर 120 नहीं दिखाएगा आप काम नहीं कर सकते। रेस्क्यू की बात है सर, आपके पास सुन लीजिए, अगर कोई ऐसी क्रिटिकल एक्टिविटी होगी तो बैकअप इवैक्यूएशन का इंतजाम करना आपका काम है सर। अब आप ये नहीं कह सकते कि अंधेरा हो गया था इसीलिए हमने बंदा नहीं उतारा, वो कह सकते हैं ये उतने टाइम पे तो मतलब ये इतना मैक्सिमम स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं, आपके पास गारंटी की जगह है। आप अगर इस वजह से करा के हम लोग क्यों कहते हैं कि आप इस पे मत लटकाओ उस पे लटकाओ, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर वो यहाँ सस्पेंड होगा ना तो उसको दूर जाना पड़ेगा पैर रखने के लिए। तो अगर वो यहाँ सस्पेंड होगा तो इसी के परपेंडिकुलर देगा तो नीचे पाइप मिलेगी उसको, ये वाली पाइप मिलेगी, ये वाली पाइप में पकड़ के वो खड़ा हो जाएगा। अब मैंने वही करना है इसमें ना, दोनों ऑप्शन होने चाहिए आप जैसे बता रहे हैं दोनों एकदम है। कभी भी सर एंकरिंग के लिए या इक्विट के एंकरिंग या इंसान के एंकरिंग के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, इस बात को क्लियर रखिएगा दिमाग में, पहला। दूसरा सर जो भी आपका स्कैफोल्ड है उसके स्ट्रक्चर से बाहर जो पाइप आ रहे हैं उन पाइप्स को भी आप एंकरिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सर 13 से 33 डिग्री का टेंशन आता है जब आदमी का लोड पड़ता है। मतलब पाइप ऐसा है 33 डिग्री का डाउन हो गया तो हुक सारे बाहर आए तो आप टिप पहुंचे। तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, ये मेन फ्रेम जो है आपके स्कैफोल्ड का उसको यूज कर लेते हैं। पाइप बाहर निकली हुई है उसको आप यूज नहीं कर सकते। अलाउड है 8 मीटर, अलाउड है 8 मगर वो तब जब सर आपके पाइप की वॉल थिकनेस 4 mm से 6 mm के बीच में रीच करे। स्टैंडर्ड कहता है 6 mm के वॉल थिकनेस होनी चाहिए एसएस की पाइप की। अगर कहने का तो आपका कॉन्ट्रैक्टर माथे पे कूद पड़ेगा। इंडिया में 4 में चल रहा है काम, स्टैंडर्ड 6 होता है वो भी एसएस एमएसपी एसएस। इसमें कि सिर्फ सिंगल पर्सन ही इसको हैंग करके अपने आप को नीचे उतार जी उसमें भी कर सकते हैं, सकते ओके उल्टी लगेगी कुछ भी कर सकते मतलब ये नीचे रहेगा। हैं। आपको ऑपरेट जो करना है वो तो आपके हाथ में चाहिए ना सर। हाँ वो इसमें आपको ये रोप ऑपरेट करनी है, उस पर सर 2-3 ऑप्शन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चढ़ना है, जैसे मान लो चिमनी है 200 मीटर की, आपको चढ़ना है, पावर ड्रिल आती है, ड्रिल लगाओ बटन दबाओ और चढ़ते चले जाओ 0.755 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे। हाँ वो तो नॉर्मल ऐसे बना होता बंदा स्टैंड होके मैं दिखाता हूँ।